राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 रेनबो, और जिसका पाठ पढ़ रहे हैं हम 9वां। यानी इससे पहले 8 पाठ हमने पढ़ लिए और 8 पाठों के बीच में से जो प्रश्नोत्तर थे वो भी हमने पढ़े। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स और बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स भी मेरे पास आते हैं। ये जो अपने नंबर है 9610208295 इन पे कि सर इनमें जो प्रश्नोत्तर हैं या क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कब करवाएंगे। तो एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि इनके जो पाठों के उत्तर है, यानी जब भी ये थोड़ा सा कोर्स हो जाए तो पहले 1 से 5 तक के जितने भी पाठ है उनके जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं जो एग्जाम के लिए हैं, यानी पाठ के बीच में से और पाठ के अंत में जो क्वेश्चंस आए उन सभी को मिला करके एक पहला वीडियो जारी होगा जिसमें 1 से 5 तक के पाठों के उत्तर आएंगे। उसके बाद में 5 से 9 तक के पाठ, 6 से 9 तक के 6 से 9 तक के पाठ जो है मोस्ट क्वेश्चन आंसर, इनका वीडियो भी अलग से जारी होगा। तो आप निश्चित रहें, संपूर्ण कोर्स इंग्लिश का, यानी इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल, इनका संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा। डोंट वरी, आप निश्चिंत होकर के मेरे साथ पढ़ते जाएं। यहां जब हम पाठ पढ़ रहे हैं अभी, तो ये पाठ पढ़ते समय आपको इनमें जो बीच में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप अवश्य लिख करके भेजें, ताकि आपका वो जो फीडबैक है वो मुझे ध्यान में रहे। एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी इस नंबर पे जो अपने ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स पर ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। ग्रुप पर ऐड होने के लिए आपको अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, यानी डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो तहसील जहां भी उनकी स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके आप भेज दें। अपने साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे मान लो किसी की राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, ये इतिहास, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिख करके भेजें। अब जैसे अपने हिंदी और इंग्लिश, ये 2 ऐसे विषय हैं, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश, जिनमें चाहे वो बच्चा साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, सभी के लिए अनिवार्य रूप से होते हैं, तो सभी के लिए फायदेमंद है। तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी विद्यार्थी है वो इससे ज्वाइन हो जाए। आपके लिए निश्चित रूप से परीक्षा से संबंधित अच्छी से अच्छी सामग्री डालने का प्रयास किया जाएगा। आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपके पास उनका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आता रहेगा। जब भी लेसन अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप निश्चित रूप से लिखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम चलते हैं अपना जो ये पाठ 9वां पाठ, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस पाठ के 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी 3 पार्ट में जितने पार्ट बना करके आपको पढ़ाए जाते हैं उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो पार्ट वाइज आप उन पार्टों को पढ़ें। यानी जैसे मान लो एक पार्ट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, तो 3 पार्ट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो पार्ट तो लगभग क्लियर हो जाता है, और पार्ट के बीच में से, अंत में से जितने भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप अवश्य लिख करके भेजें। आइए चलते हैं अपन पार्ट पे। देखिए अपना ये पार्ट लेसन 9, ए वॉक थ्रू द फायर, आग में से चलना। इसका अर्थ है आग में से चलना या आग में होकर चलना। आग में से होकर चलना, इसका अर्थ है आग में से होकर चलना। ये क्या पार्ट है अपन देखते हैं। इसके 3 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में देखिए, द अदर इवनिंग, एक दिन शाम को, आई वॉज सोर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ a trunk in the loft when I came across an old pair of khaki drill slacks, a souvenir of my army days in India. लेखक क्या कहता है, एक दिन शाम को जब मैं अटारी में पड़े हुए संदूक में जो सामग्री थी
उस सामग्री को व्यवस्थित कर रहा था। आई वॉज सोर्टिंग आउट, व्यवस्थित कर रहा था। द कंटेंट्स ऑफ ट्रंक, संदूक में पड़ी हुई सामग्री को, इन द लॉफ्ट, अटारी में। लॉफ्ट यानी लॉफ्ट का अर्थ होता है अटारी। अटारी क्या होती है, यानी जैसे छत के ऊपर जो बना हुआ एक स्थान जहां पर जिसमें हम जैसे पुराना सामान है वो उसमें डाल देते हैं। तो अटारी में जो संदूक था, उस संदूक में जो मेरी पुरानी वस्तुएं थी, उन पुरानी वस्तुओं को मैं व्यवस्थित कर रहा था। व्हेन आई केम अक्रॉस, तब मेरी नजर पड़ी एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स। स्लैक्स का अर्थ होता है पायजामा। क्या अर्थ होता है? पायजामा। तो मेरी नजर मेरे एक खाकी, ड्रिल का अर्थ होता है अभ्यास, सैन्य अभ्यास, मेरे अभ्यास करने वाले उस पायजामे पर नजर पड़ी। एज सोनियर ऑफ माई आर्मी डेज, सोनियर का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह। स्मृति यानी यादगार, जिसको हम सोनियर कह सकते हैं। आर्मी डेज इन इंडिया, भारत में सैन्य दिनों की का एक स्मृति चिन्ह था। व्हाट वाज सोनियर ऑफ हिज आर्मी डेज? ड्रिल स्लैक्स, यानी वो पायजामा जो था उनके लिए आर्मी के दिनों में जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा, आर्मी के दिनों की वो एक याद थी। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, उसमें कोई असामान्य नहीं था। नथिंग अनयूजुअल यानी उसमें कोई सामान्य नहीं था। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूं, बट दिस वॉज द रेदर स्पेशल पेयर ऑफ माई आर्मी शू, ट्रॉपिकल किट, केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 years, except that the bottoms of the legs were badly burnt. लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि इसमें कोई अनयूजुअल नहीं था, लेकिन दिस वाज रेदर स्पेशल पेयर, लेकिन वह एक विशेष पायजामा था मेरे आर्मी के समय का, जो कि मुझे उष्ण कटिबंधीय किट के रूप में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पहनने के लिए दिया गया था, जो कि केयरफुली प्रिजर्व्ड, जो कि प्रिजर्व्ड सुरक्षित, जो कि सावधानी से सुरक्षित रखा हुआ था, और फाइन शेप और बिल्कुल सही आकार में, सही व्यवस्था में, आज से 20 वर्षों से वह बिल्कुल सही अवस्था में था। एक्सेप्ट, सिवाय देयर द बॉटम्स ऑफ द लेग्स, सिवाय इसके कि उसकी टांगों का जो नीचे का हिस्सा था वह बैडली बर्न्ड, जो कि बुरी तरह से जला हुआ था। पायजामा कैसा था? पायजामा बिल्कुल सेफ था, लेकिन नीचे का जो हिस्सा था वो जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हैड देम अलोफ्ट ओवर द फायर, और ऐसा लगता था कि किसी ने इसको जानबूझ करके, डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके उसे जलाया हो, आग में झोंक दिया हो। इनफैक्ट दैट वाज नियर एनफ व्हाट हैड हैपेंड टू, यानी वास्तव में इसके साथ लगभग ऐसा ही हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज नियर एनफ व्हाट हैड हैपेंड देम, इसके साथ ऐसा ही घटित हुआ था। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, यह 1947 का आरंभिक समय था। अर्ली पार्ट ऑफ 1947, when I found myself stationed at शेपर कैंप। जब 1947 के आरंभिक समय में, यानी हम यूं कह सकते हैं कि 1947 का जनवरी-फरवरी में, मुझे आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशन एट ए शेपर कैंप, यानी मुझे शेपर कैंप में पदस्थापित कर दिया गया। स्टेशन यानी मुझे वहां पर पदस्थापित कर दिया गया था। कहां पे? शेपर कैंप में। और शेपर कैंप क्या होता है? शेपर कैंप होता है सड़क और पुल बनाने वाले जो सैनिकों का दस्ता होता है, सैनिक जो होते हैं, उसे शेपर कैंप, यानी सड़क बनाना, पुल बनाना, इससे संबंधित काम जो सेना का होता है उसे शेपर। तो मुझे जो शेपर कैंप में नियुक्त कर दिया गया, ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपत इन हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद राज्य के छोटा सा स्थान था बेगमपत। कहां पे था? वेर इट वॉज सिचुएटेड, हैदराबाद स्टेट, विच नेम्ड बेगमपत, जिसका नाम था बेगमपत, जो छोटा सा था। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर ए विजिट नियर बाई टाउन सिकंदराबाद। मैं एक दिन, वन इवनिंग, एक दिन शाम को, मैं पास में ही जो एक सिकंदराबाद नाम का कस्बा पड़ता था, उस कस्बे में भ्रमण करके वापस कैंप में जा रहा था। आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, यानी आफ्टर विजिट सिकंदराबाद का कस्बे का भ्रमण करके, और मैं वापस मेरे कैंप में जा रहा था। एंड वेयर वाज द कैंप? कैंप वाज एट बेगमपत इन हैदराबाद, बेगमपत में था।
और वहां से सिकंदराबाद से बेगमपत जा रहा था। Where I had a delightful meal at Chinese restaurant, और मैंने वहां पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आनंददायक भोजन किया। I was at peace with the world, और मैं एक आनंददायक संसार में था। मैं एक आनंददायक संसार में था। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, Where was the author stationed in the early part of 1947? 1947 के प्रारंभिक समय में उसे कहां पदस्थापित किया गया? Where did the narrator take dinner when he was driving back to his camp? जब वो वापस अपने कैंप में जा रहा था तो जाते समय उसने भोजन कहां किया? इस बात का उत्तर देना है। वैसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए, आगे ऑथर राइटर क्या लिखता है कि भाई मैंने चीनी रेस्टोरेंट में भोजन किया, भोजन करने के बाद मैं मस्त हो गया। उसके बाद आई हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वाज डिवाइडेड। मैं उस स्थान पे पहुंच गया था, उस पॉइंट पे पहुंच गया था जहां पे रोड विभाजित थी, दो भागों में विभाजित थी। एंड आई वाज स्विंगिंग इनटू द लेफ्ट हैंड एंड वॉक टुवर्ड्स द कैंप, और मैं कैंप की तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ जो विभाजन था सड़क का, उसकी तरफ मुड़ा। एंड आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स ओवर द लाइट हैंड कोट। मैंने क्या, मेरे जो यान था उस यान की हेडलाइट्स में और उसके राइट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड का जो फोर कार था विभाजन, ये राइट डिवाइडर जिसको कहते हैं, सड़क का जो डिवाइडर था, सड़क के उस तरफ राइट हैंड डिवाइडर पर मैंने कुछ, मेरी हेडलाइट से कुछ दिखाई दिया, कुछ झलक है जो है वो मुझे दिखी। दिस वॉज ए लिटल मोर देन कार्ड ट्रैक। यह है कच्ची रोड से कुछ अच्छा ट्रैक था, अच्छा रास्ता था, यानी कच्ची रोड से थोड़ा रास्ता अच्छा था। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, और जो कि फिरोजगुड़ा की तरफ जाता था। यानी दो सड़कें थी, सड़क एक इधर बंटी हुई थी, एक इधर बंटी हुई थी। अब यानी ये कहता है कि मैं इस लेफ्ट साइड में, मेरा जो था कैंप उधर में मुड़ गया, लेकिन इस साइड में मुझे कुछ दिखाई दिया, और ये रास्ता कहां जाता था? फिरोजगुड़ा जाता था। तो फिरोजगुड़ा जाने वाले रास्ते पर जो डिवाइडर था वहां मैंने कुछ अजीब सा देखा। आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने ट्रक को रोका एंड रिवर्स्ड इट, और मैंने पुनः मोड़ा। बैक along the road until the headlights shone across the where something had first attracted my attention, और मैं वहां तक ले गया जहां तक कि प्रथम बार मुझे कुछ दिखाई दिया था। यानी मैं, मेरे जो ट्रक था उस ट्रक को पीछे लेते लेते मैं वहां ले गया था जहां पर मुझे प्रथम बार कुछ दिखाई दिया था। एंड आई वॉज जस्ट इन द टाइम टू सी शेडो फिगर्स डिसअपियरिंग लाइक मेड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, और मुझे धुंधली सी आकृतियां इधर उधर गायब होती हुई दिखाई दे रही थी। आई वॉज जस्ट इन टाइम, यानी उसी समय मैंने देखा कि जल्दी जल्दी कुछ आकृतियां हैं ऊबड़ खाबड़ जमीन पर पागलों की तरह गायब होते हुए देखी जा रही थी। Whoever they were, जो भी थे वो, जो भी whoever they were, यानी जो भी थे वो, जो भी थे, they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. जो कुछ भी थे वो स्पष्ट रूप से ये निश्चित था कि वो मुझसे दूरी बना रहे थे, यानी वे जो कोई भी थे स्पष्ट रूप से जल्दी जल्दी मुझसे दूरी बनाने को आतुर थे, दूरी बना रहे थे, अर्थात मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। They were obviously intent on putting as much as distance, यानी जितनी वो दूर हो सकते थे उतनी दूरी मुझसे बनाने की, in shortest time, यानी बिल्कुल कम समय। So I let them get on, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। I let them get on, मैंने उन्हें जाने दिया with it because I could now see what appeared at first sight. मैं ये देखने के लिए मैंने उन्हें किस लिए जाने दिया? Because I could now see, मैं अब ये देख सकता था कि what appeared, क्या प्रकट हुआ था at first sight, मेरी प्रथम दृष्टि में, to be a bundle of white clothing on ground, यानी सड़क पर या जमीन पर
एक व्हाइट क्लोथिंग, एक सफेद कपड़ा सा, एक गठरी, कपड़े की एक गठरी सी पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, उसे मैं देखना चाहता था, इसलिए आई लेट देम गेट ऑन, मैंने उन्हें जाने दिया ऑन द ग्राउंड, बट व्हाट क्लोजर इंस्पेक्शन टर्न्ड आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, और लेकिन जब मैंने बहुत ही इंस्पेक्शन किया, क्लोज से जब मैंने उनका निरीक्षण किया और देखा कि वह एक अधेड़ भारतीय था। वहां पर एक गठरी सी पड़ी हुई थी सफेद, उस सफेद गठरी में हु वाज इन दैट बंडल, देयर वाज एन एल्डरली इंडियन, वो एक अधेड़ भारतीय था उस गठरी में। ही वाज लाइंग क्वाइट स्टिल एंड आई फियर द वर्स्ट, ही वाज लाइंग क्वाइट, वह बेहोश सा पड़ा था और मुझे कुछ डर लगा या अनिष्ट होने की आशंका हुई। आई फियर द वर्स्ट, और मुझे कुछ बुरा होने की का डर लगा। बट एज आई नेल्ड डाउन बिसाइड हिम, जब मैं नेल्ड डाउन करा तो घुटनों के बल झुका, जब मैं उसके पास उसकी साइड में घुटनों के बल झुका, ही ओपन्ड हिज आईज, तो उसने अपनी आंखें खोली, यानी वो घुटनों के बल जाकर के उसके पास झुका तो उसने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वाज कवर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा लहूलुहान था, अर्थात उसके चेहरे पर खून ही खून था। एंड इट वाज ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट था कि दैट समवन हैड बीन डूइंग a pretty through job putting the boot into him, यानी ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा था कि कोई जो है वो उनसे जूते से, बूट से बार बार ठोकरें मार रहा था। कुछ समय पूर्व, यानी इससे थोड़ा सा समय पहले है, वो पुटिंग द बूट इनटू हिम, यानी उस पर है वो बूट से ठोकरें मार रहा था। अब इसमें से आपके एक प्रश्न बनता है और वो प्रश्न है, ये देखिए, प्रश्न है आपके, व्हाई डिड द नरेटर फियर टू सी एन एल्डरली इंडियन लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़े हुए उस अधेड़ भारतीय को देख करके उसे चिंता क्यों हुई, यानी उसे आशंका क्यों हुई। एक प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है आपके, जैसे चौथा प्रश्न है कि इन व्हाट कंडीशन वाज द एल्डरली इंडियन, इन व्हाट कंडीशन, in what condition was the elderly Indian, यानी वह भारतीय किस हालात में था, कैसी अवस्था में था, यानी वह, his face was covered with blood, यानी उसका चेहरा लहूलुहान था, और it was feared that he had been going to die, यानी ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है, यानी इनका उत्तर आपको लिखना है। आगे देखिए, नोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये मेरे जीवन में कोई पहली बार नहीं था। देन आई विश्ड दैट आई वाज गुड सोल्जर, ये कोई मेरे जीवन का पहली घटना नहीं थी। इट वाज नॉट फर्स्ट एपिसोड इन माई लाइफ बट आई विश्ड, लेकिन मैंने महसूस किया, आई कामना की, दैट आई वाज गुड सोल्जर, मैं एक अच्छा सैनिक होता, who always carried his field's dressing kit in the specially provided pocket of his slacks, यानी मैं एक अच्छा सैनिक तब होता जब मेरे पास जो विशेष स्पेशल किट होता है, यानी फील्ड में दिया जाने वाला स्पेशल जो किट होता है, और वो स्लैक्स यानी मेरे पायजामे की जेब में इंस्टेड ऑफ यूजुअल द सिगरेट टिन ऑफ सिगरेट्स, यानी यदि मेरे पायजामे की जेब में सिगरेट की डिबिया के अलावा यदि सुरक्षा किट होता मेरी जेब में, तो मैं एक अच्छा सैनिक होता। यानी लेखक कहना चाहता है कि अगर मैं अच्छा सैनिक होता तो मेरे पास जेब में जो सिगरेट की डिबिया थी, सिगरेट की डिबिया के स्थान पर मरहम पट्टी लगाए जाने वाला एक पैकेट होता। नोट बीइंग ए गुड सोल्जर, अच्छा सैनिक नहीं होने के कारण, आई हैड टू डू द बेस्ट कुड विद ए लार्ज पॉकेट्स हैंडकरचीफ, तो अब मुझे मेरे हाथ में जो रुमाल था उस रुमाल से ही ये बहुत बड़ा काम करना था, क्योंकि आई वॉज नॉट ए गुड सोल्जर, यानी मैं एक अच्छा सैनिक नहीं था। इफ आई वर द गुड सोल्जर, अगर मैं अच्छा सैनिक होता तो आई हैड द यूजुअल किट, यानी एक सामान्य किट होता। व्हेन आई हैड मैनेज्ड टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, यानी मैंने उनके चेहरे से खून को साफ करने की व्यवस्था की, यानी रुमाल से मैंने खून को साफ किया।
I could see that he was indeed a very old Indian. तब मैंने देखा कि वास्तव में वह एक बहुत ही बूढ़ा भारतीय था. And I was beginning to get more than a little worried. और मुझे बहुत अधिक चिंता भी हुई. He had evidently taken a severe beating. He had evidently taken a severe beating, and I didn't want to move him because I did not know what internal injuries he might have. यानी वो मैंने देखा कि वह निश्चित रूप से बेरहमी से पीटा गया था. Evidently taken severe beating. निश्चित रूप से बेरहमी से उसे पीटा गया था. I didn't want to move him. मैं उसे हिलाना ही नहीं चाहता था. Because why did he not want to move him? Because he did not know what internal, यानी वह नहीं जानता था. यहाँ तो आई है, लेकिन जब हम उत्तर लिखेंगे तो वह ही में लिखेंगे कि वह ये नहीं जानता था कि उसके अंदरूनी कितनी चोटें आई है. On the other hand, I didn't feel. और दूसरी ओर मैं ये महसूस कर रहा था, I could leave him where he was while I drove on the camp for help. और मैं ये महसूस कर रहा था कि शिविर में जाकर सहायता मांगने तक उसे ऐसे गंभीर हालत में जहां वह गिरा था उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था. यानी कि मैं शिविर में जाकर के और कुछ लेके आऊं तब तक उसे वहां छोड़ा भी नहीं जा सकता था. कैंप में जाए जितना टाइम नहीं था. इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू. और मैं नहीं जानता था कि क्या किया जाए. एंड ऑन दैट ही स्टूड. और तभी क्या है, ही स्टूड अप, तभी वह खड़ा हुआ. क्वाइट सिंपली, बिल्कुल सामान्य से खड़ा हो गया. लाइक दिस ही स्टूड अप, और वह खड़ा हुआ. आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड. स्क्वेटिंग कर पालथी लगा करके, मैं पालथी लगा करके जमीन पर बैठ गया. एंड वाइल आई वॉज हैस्टली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू. यानी और मैं धीरे से मेरे जो अपूर्ण स्केच नॉलेज का अर्थ है अपूर्ण ज्ञान, यानी उर्दू के अपूर्ण ज्ञान से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था. आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही वाज ऑल राइट, कि वह ठीक तो है. ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज. तब उन्होंने मुझे दूसरा आश्चर्य दिया. सेकेंड सरप्राइज ऑफ दैट इवनिंग. उस इवनिंग को उन्होंने सेकेंड सरप्राइज दिया. थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश ऑफ माई टाइमली इन्वर्टेड पेंशन. यानी उन्होंने समय पर मेरे भाषा में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने मुझे पूर्ण अंग्रेजी में धन्यवाद दिया. अंग्रेजी में धन्यवाद दिया और टाइमली यानी समय रहते हुए उसने मेरी साथ हस्तक्षेप किया. यानी मैं तो उर्दू में छोटी मोटी उर्दू में बोलने का प्रयास कर रहा था, बट ही स्पोक इन इंग्लिश एंड थैंक मी. उसने मुझे धन्यवाद दिया. Those were the words he used. Those were the words he used. जो शब्द उन्होंने यूज किए. And you can imagine how incongruous. यानी आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि वे शब्द वो कितने स्पष्ट थे, अस्पष्ट थे, यानी वो कितने अटपटे थे. इनकॉन्ग्रेस यानी अटपटा, यानी उसकी भाषा है वो कितनी मुझे अटपटी लगी थी. That they sound coming from a ragged, barefoot Indian whose worldly possessions seemed to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his dhoti. यानी लेखक कहता है कि उसने जो इंग्लिश बोली थी वो इंग्लिश इतनी अटपटी लगी थी. क्यों अटपटी लगी थी? उसका अटपटी लगने का कारण ये था कि एक फटे हाल, एक रेग्ड, फ्रॉम ए रेग्ड, एक फटे हाल नंगे पैर भारतीय के, ए बेयरफुट इंडियन, नंगे पैर इंडियन से, हुज वर्ल्डली पोसेशंस, मुंह से ये शब्द निकले, अटपटे लगे होंगे, जिसकी संपूर्ण संपत्ति उसकी धोती से कहीं रहस्यमय गठरी में बंधी प्रतीत होती. वर्ल्डली पोसेशंस सीम्ड, प्रतीत हुए, बी टाइड, बंधे हुए, इन द यूजुअल मिस्टीरियस, अर्थात है कि एक सामान्य रहस्य में लगा, बंडल समवेयर इन हिज धोती. यानी कहने का अर्थ है कि वह धोती बांधा हुआ व्यक्ति था और धोती पहना. मुझे लगा कि इसकी संपूर्ण जो रहस्य में शक्ति है वो धोती में बंधी हुई लगी थी. तो मैंने देखा कि वे इस प्रकार एक फटे हाल व्यक्ति है, वो किससे अंग्रेजी बोल सकता है. अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको लिखने हैं. क्वेश्चंस है आपके कि व्हाई डिड द नरेटर नॉट कंसीडर हिमसेल्फ ए गुड सोल्जर. कि वर्णनकर्ता
या ऑथर, यहां पर ऑथर भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, ऑथर या नरेटर दोनों में से कोई भी शब्द, कि व्हाई डिड द नरेटर नोट कंसीडर हिमसेल्फ ए गुड सोल्जर, कि लेखक अपने आप को एक अच्छा सैनिक क्यों नहीं मानता है। छठा प्रश्न है, व्हाट वाज द सेकंड सरप्राइज ऑफ दैट वाउंडेड पर्सन, उस घायल व्यक्ति का दूसरा क्या सरप्राइज था, विच द नरेटर फेल्ट, जो कि नरेटर ने महसूस किया। अभी अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, उसके बारे में बताना है। आगे देखिए, he then went on to tell me that his ascents had been to Anglo-Indians. He then went on tell me, तब उन्होंने मुझे बताया कि जो assailants थे, हमलावर यानी हमला करने वाले जो थे, had been to Anglo-Indians, कि दो एंग्लो-इंडियन युवा व्यक्ति थे, but he had not suffered too greatly, कि उनसे वह ज्यादा पीड़ित नहीं हुआ at their hands, because he had known, कि वह जान चुका था that I would be coming along shortly and would stop, कि वह ये जानता था कि मैं जल्दी ही आ रहा हूं और उन्हें रोक लूंगा। And he had therefore covered his face with his hands and pretended to be unconscious. तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। covered his face with his hands, अपने हाथों से ढक लिया, and pretended to be unconscious, और बेहोश होने का नाटक कर लिया। When I asked him why the two youths had beaten him up, he brushed my question aside. यानी मैंने उससे पूछा कि आपको उन लोगों ने क्यों पीटा, तब उन्होंने मेरे प्रश्न को अनसुना कर दिया, यानी एक तरफ रख दिया, यानी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। So I didn't press the point, इसलिए मैंने उस पर जोर भी नहीं दिया। I then asked him how he had known that I would come to his rescue, but only one reply. फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया, I asked him, मैंने उससे पूछा कि वह कैसे जान गया था कि मैं उसे बचाने के लिए आऊंगा। But the only reply I got, उससे जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ, but the only reply I got to this question, इस प्रश्न का उत्तर जो मुझे मिला था, was some things are known to all, यानी कुछ चीजें होती है जो सब जानते हैं साहेब, others to only a few, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें कुछ एक लोग जानते हैं। और वर्ड्स दैट इफेक्ट, और वो शब्द मुझे बहुत अधिक प्रभावित किए। यानी उन्होंने क्या कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहां आने वाला हूं, तब उन्होंने कहा कि साहेब, कुछ लोग जो है, कुछ बातें रहस्यमयी बातें होती है जिनके बारे में सभी जानते हैं, कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आगे देखिए, I was trying to work out tactful way of asking him how he came by the excellent knowledge of English, कि मैं उससे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसे अंग्रेजी का इतना अच्छा ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। When he stopped me in my tracks and remarking, और उसने मुझे बीच में ही रोका और कहा, how the body is covered is of no importance compared with how the mind behaves. तब उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात क्या थी, उसने कहा था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्ति का पहनावा कैसा है, किसी व्यक्ति का पहनावा, बॉडी इज कवर्ड इज नो इंपॉर्टेंस, कि इसके शरीर पे क्या पहना है ये इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपेयर्ड विद हाउ हिज माइंड बिहेव्स, लेकिन बात यह है कि उसका मस्तिष्क किस प्रकार व्यवहार करता है, उसका मस्तिष्क कैसा है। आदमी का मस्तिष्क देखा जाना चाहिए, बट नॉट हिज कवर्ड फेस, यानी उसका पहनावे को, उसकी ड्रेस को नहीं देखा जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्जेशन वाज गोइंग ऑन व्हाइल आई वाज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, यानी जल्दी ही ये देखा जा रहा था कि हमारा अधिकांश वार्तालाप चल रहा था और मैं उसे अपने ट्रक में चलने की सुविधा दे रहा था। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्जेशन वाज गोइंग ऑन, ये बहुत अधिकांश बात चल रही थी और मैं उसे ट्रक में मेरी सुविधा दे रहा था। I had managed to get a straight answer out of him when I asked him where he was headed for. लेखक कहता है
कि जब मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो इस प्रश्न का मैंने उससे सीधा सा उत्तर पा लिया। I had managed to get a straight answer. मुझे सीधा सा उत्तर मिला out of when I asked him where he was headed for, कि वो कहाँ जा रहा है, and as this turned out to be फिरोजगुड़ा, यानी उसने कहा कि जब ये स्थान फिरोजगुड़ा निकला जो कि मेरे मार्ग से दूर नहीं था, which was not far from my way, जो मेरे मार्ग से दूर नहीं था, I had invited him to hop in and travel in comparative comfort of the expense of the British Army, यानी उसने कहा कि फिरोजपुरा से जो मार्ग निकला वो अधिक दूर नहीं था, तब मैंने झटपट से ट्रक पर चढ़ जाने और अंग्रेज सेना के खर्च पर तुलनात्मक रूप से अधिक सुविधाजनक यात्रा करने का मैंने उसे निमंत्रण दे दिया। Had invited him to hop, इस उम्मीद में कि वह अंग्रेजी आर्मी की जो ये ट्रक है इसमें सुविधाजनक यात्रा कर सकता है, इसके लिए मैंने उसे न्योता दे दिया। आगे क्या होता है? We soon reached his destination. हम जल्दी ही उसके गंतव्य स्थल पर पहुंच गए। डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थल। हम गंतव्य स्थल पर पहुंच गए। Whereupon he thanked me, जहां पर उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और once again and said that he would return my handkerchief after it had been cleaned. और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ये जो रुमाल है वह साफ करके उसे पहुंचा देगा नेक्स्ट टाइम वी मेट, जब हम अगली बार मिलेंगे। क्या बात कही है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसके पास जो खून से भरा हुआ इसका जो रुमाल है वो वापस लौटा देगा। I was about to ask him how he proposed to arrange our next meeting. मैं उससे ये पूछने वाला ही था। I was about to, देखिए आज was about to इसका प्रयोग क्या? जैसे मान लो हम ये कहें कि वह आने वाला ही था, he was about to come, वह आने वाला ही था। मैं आने वाला हूँ, I am about to come, मैं आने वाला ही हूँ। I am about to reach, मैं पहुंचने वाला ही हूँ। मतलब about to का अर्थ है वाला ही हूँ। तो I was about to ask him, मैं उसे पूछने वाला ही था कि how he proposed to arrange our next meeting, कि उन्होंने अपनी जो अगली मुलाकात के बारे में कैसे कह दिया, when he didn't even know, जबकि वह जानता भी नहीं था, न तो मैं जानता था ना वो मुझे जानता था, who I was और which part of whose supper camp, कि सपर कैंप का पार्ट कौन से सपर कैंप में मैं रहता हूँ और मैं कौन हूँ। I was in, but before I could begin the head faded into the night, और मैंने उससे देखा, उससे पूछता उससे पहले ही वे रात के अंधेरे में कहीं ओझल हो चुका था। तो यहां तक की यात्रा थी। एक आदमी को देखता है और वह आदमी उसकी गाड़ी में चढ़ता है। गाड़ी में चढ़ने के बाद वह कहता है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। अब वो नेक्स्ट मीटिंग में क्या बात करेंगे उसके बारे में हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।